दोस्तों नमस्कार। मुश्किल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री के भाषणों से इस देश की गरीबी और बेरोजगारी गायब क्यों हो गई। मुश्किल यह भी नहीं है कि प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर इसका ऐलान कैसे कर दिया कि 13.5 करोड़ गरीब इस दौर में कम हो गए हैं। मुश्किल यह भी नहीं है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी का जिक्र नहीं करते, लेकिन मुद्रा योजना और स्टार्टअप के जरिए कितनों को रोजगार मिल गया और उसके आंकड़े कितने बड़े हैं यह सब खुलकर बताने लगे हैं। दरअसल मुश्किल यह है कि बीजेपी का कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है, आरएसएस का स्वयंसेवक जमीन पर है, और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर संघ का अपना नेटवर्क बड़ा मजबूत है। वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो और चाहे तेलंगाना ही क्यों ना हो, इन तमाम जगहों पर आरएसएस की मौजूदगी है। और आरएसएस का स्वयंसेवक जमीन की उस परिस्थिति को बाखूबी समझ रहा है कि गरीबी का मतलब होता क्या है और बेरोजगारी किस तरीके से युवाओं को परेशान किए हुए है। सरकार अपने आंकड़ों को चाहे बदलती चली जाए, लेकिन जमीन की हकीकत बदलती नहीं है। और यही वो वजह है जिसको लेकर ऊपर नीचे सांसें और किसी की नहीं, संघ की तो होने लगी है। और जब संघ की सांस इस दौर में चुनावी जीत हार को लेकर हो रही है, तो एक आखिरी दाव इस दौर में मोदी गवर्नेंस और मोदी की राजनीति या कहें मोदी शाह की स्ट्रेटजी को खुले तौर पर हर कोई अपनाने के लिए मजबूर है। क्योंकि सभी को पता है कि इन 4 राज्यों का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और इन 4 राज्यों की राजनीतिक जमीन उसी बेरोजगारी और उसी गरीबी में दफन है जिसका असर इस समूचे देश के जरिए अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने अपने तरीके से लगातार निकल रहा है। तो क्या वाकई जमीन पर बीजेपी हार चुकी है? क्या वाकई जमीन पर लोगों के भीतर जो गुस्सा है वह इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री जिन हवाई बातों का जिक्र कर रहे हैं उसका जनता से कोई मतलब, कोई सरोकार है ही नहीं? स्थिति है क्या? और जब इस बात का जिक्र आरएसएस के भीतर बैठे स्वयंसेवक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उस हवा को समझते बूझते हुए निकालना शुरू करते हैं कि उनकी शुरुआत कहां से कैसे होनी चाहिए, तो वह उन्हीं लोगों से टकराते हैं जो इन 3 राज्यों के भीतर इन 2 परिस्थितियों से लगातार जूझ रहे हैं। तो फिर उनका अपना सर्वे क्या कहने लगता है, उनकी अपनी परेशानी क्या हो जाती है। और ऐसी स्थिति में किसी भी हालत में जीतना है तो क्या इसीलिए देश के मंत्री हो या सांसद हो, सभी को एमएलए की दौड़ में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि अब सवाल अस्तित्व का है। लेकिन यह अस्तित्व का सवाल यूं ही नहीं आया है। हमें लगता है कि आज आप उस जमीनी सच को परखने की कोशिश करें कि किस बुनियाद पर यह देश बेरोजगारी और गरीबी के मद्देनजर खड़ा है, और खास तौर से उन्हीं युवाओं के भीतर की बेरोजगारी, जिन युवाओं के पास कोई काम नहीं है, वो कितने बड़े पहाड़ में तब्दील हो चला है, लेकिन सरकार हर दिशा से आंख मूंदी हुई क्यों है। अगर एक एक लाइन को भी परखना शुरू करेंगे तो उसके दायरे में इस देश के भीतर में व्हाइट कॉलर की नौकरी का जिक्र नहीं है, मनरेगा की नौकरी का जिक्र है, वहां भी स्थितियां नाजुक हैं और राज्य दर राज्य नाजुक है। जो गरीबी की परिस्थिति है इस दौर में, प्रधानमंत्री जब गरीबी से मुक्ति का सवाल खड़ा करते हैं तो कोई भी जानना और समझना चाहेगा कि यह आंकड़े प्रधानमंत्री को किसने दे दिए। तो क्या नीति आयोग ने इस देश की गरीबी को लेकर कोई नई लकीर खींची? यकीनी तौर पर खींची। और उस लकीर के भीतर का सच क्या है? दरअसल एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है इस देश के भीतर में। आज से नहीं, जब इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ का नारा लग रहा था उस वक्त भी गरीबी को लेकर जो कुछ कैलोरी में तय किया गया, जो रुपए में तय किया गया, मौजूदा वक्त में उस दौर की परिस्थिति से आज की परिस्थिति कितनी ज्यादा नाजुक है। हमें लगता है कि सरकार के ही आंकड़ों के जरिए आज बात गरीबी से शुरू की जाए, जिससे 2-4 स्वयंसेवक हो रहा है और वो समझ रहा है कि स्थितियां नाजुक हैं। दरअसल 4-5 तरीके ही गरीबी को आंकने को लेकर रहे हैं। एक तो ग्लोबल
एमपीआई होता है, एमपीआई यानी मल्टी नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स। दूसरा, एक वक्त में रंगराजन कमेटी बनी, एक वक्त में तेंदुलकर एक्सपर्ट कमेटी बनी और उसके बाद नीति आयोग आकर खड़ा हो गया। अब आप एक क्षण के लिए सोचिए, बहुत पीछे नहीं ले जाएंगे, सिर्फ यह समझिए कि जिस समय गरीबी हटाओ का नारा था उस वक्त 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में और 2100 कैलोरी अर्बन क्षेत्र में। हमें लगता है कैलोरी भी भूल जानी चाहिए, सीधे बात रुपए की करनी चाहिए। उस वक्त लगभग 49 रुपए 9 पैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जिसके पास थे प्रतिदिन कमाई के, वह गरीब नहीं माना गया। शहरों में जिसके पास 56 रुपए 64 पैसे थे, वह गरीब नहीं माना गया प्रतिदिन कमाई के। उसके बाद 2009 में जब तेंदुलकर कमेटी बनी तो उसने कहा जी नहीं, अब इसको हम कम करेंगे और 26 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में जिसकी कमाई है और 32 रुपए अर्बन क्षेत्रों में जिसकी कमाई है उसके जरिए हम चीजों को परखेंगे। 2014 में रंगराजन कमेटी बनी, उसने कहा नहीं नहीं, ये रुपया बहुत कम है, इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। 32 रुपए ग्रामीण इलाकों में और 47 रुपए शहरी इलाकों में, ये हमें रखना पड़ेगा, कम से कम इसके नीचे जो आएगा वह गरीब होगा। अब आप जरा कल्पना की शुरुआत कीजिए, मनरेगा के भीतर करोड़ों किसान मजदूर सभी काम करते हैं और यह 3 राज्य ऐसे हैं जिन पर कमाई साल भर की जब होती है और उसको जब प्रतिदिन में आप तब्दील करेंगे तो 30 से 35 रुपए के बीच में ही चीजें डोलती हैं, तो सभी गरीब हो गए। लेकिन सरकार नहीं मानती है। सरकार कहती है हमने तो नीति आयोग द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तय किया है। अब जब सरकार ने यह तय किया है तो हमें लगता है कि मनरेगा के तहत स्थिति क्या है, इसको एक क्षण के लिए समझ लीजिए। इस देश के भीतर में कुल मनरेगा से जुड़े, देश का पहले हिस्सा, उसके बाद राज्यों का हिस्सा, देश में लगभग 25 करोड़ मजदूर हैं। उसमें से जो एक्टिव हैं उनकी संख्या 15 करोड़ है। उसमें से जिनके पास जॉब कार्ड है वह सिर्फ 9 करोड़ 71 लाख के पास है। एक बरस पहले तक यह संख्या लगभग 16 करोड़ थी। आप यह सवाल कर सकते हैं कि दरअसल यह कम क्यों हो गया। साल भर के भीतर कम इसलिए हो गया, पैसा उसी को दिया जाता है जो आधार से जिसका पूरा ट्रांजैक्शन जुड़ा हुआ है, और टेक्नोलॉजी के लिहाज से और जानकारी के लिहाज से मजदूरों तक यह स्थिति नहीं पहुंची, तो एक झटके में 5 से 6 करोड़ मजदूर जो मनरेगा में काम कर रहे थे वह बाहर हो गए। वह तो गरीब नहीं, अति गरीब या बीपीएल से भी बुरी स्थिति में आकर खड़े हो गए। उनके पास सही मायने में 5 किलो अनाज जो गरीब कल्याण योजना से मिलता है वही जिंदगी जीने का आसरा है। लेकिन सरकार की नजर में वह भी गरीब नहीं है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमने 13.5 करोड़ गरीबों को बाहर निकाल लिया है, अब जो बचे हुए हैं वो सिर्फ 20 करोड़ बचे हुए हैं। जो सरकार की रफ्तार है उसमें अगर एक एक राज्य के भीतर जाइएगा, जैसे मध्य प्रदेश के भीतर में कुल मनरेगा से जुड़े हुए लोग 1 करोड़ 77 लाख, जो एक्टिव हैं 1 करोड़ 10 लाख, कार्ड कितनों के पास है? सिर्फ 64 लाख के पास। यानी उससे कहीं ज्यादा 1 करोड़ लोग कहां पर काम कर रहे हैं, किन परिस्थिति में जी रहे हैं, सरकार आंख मूंद लेती है। राजस्थान के भीतर 2 करोड़ 30 लाख वर्कर्स मनरेगा से जुड़े हैं। सरकार कहती है एक्टिव सिर्फ 1 करोड़ 36 लाख है, लेकिन जॉब कार्ड कितनों के पास है? सिर्फ 88 लाख लोगों के पास। यानी यहां पर भी बड़ी स्थिति में और तकरीबन 50 लाख से ज्यादा मजदूर यहां पर भी जो एक्टिव हैं उनके पास काम नहीं, और अगर इनको जोड़ दीजिएगा टोटल वर्कर में तो फिर यहां पर 1.5 करोड़ के लगभग के पास काम नहीं है। छत्तीसगढ़ के भीतर में 85 लाख एक्टिव वर्कर हैं, जिसमें से सिर्फ 32 लाख के पास कार्ड है। यहां पर भी 50 लाख के पास कुछ भी नहीं है। अब यहां पर एक सवाल होता है कि जो कमाई होती है वह कितनी कमाई है? 221 रुपए छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, 221 रुपए मध्य प्रदेश में मिलते हैं प्रतिदिन काम के, और राजस्थान में 256 रुपए मिलते हैं। अगर पुराने तमाम वर्षों का एवरेज निकालिएगा तो सिर्फ राजस्थान में 56 दिन का काम और बाकी दोनों जगहों पर 50 और 51 दिनों का काम मिलता है। और जितना काम मिलता है, हालांकि इस साल के भीतर में जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 33 दिनों का है।
39 दिनों का राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में 34 दिनों का है। लेकिन हमारी टीम ने जब पूरा एवरेज निकाला, जो तीनों राज्यों का एवरेज निकलता है, वो मध्य प्रदेश का एवरेज निकलता है कि प्रतिदिन की कमाई 30 रुपए 27 पैसे। सरकार इन्हें गरीब नहीं मानती है, आंकड़ों के लिहाज से नहीं, अब वो चली गई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल पर। तो 30 रुपए प्रतिदिन की कमाई लेकिन सरकार नहीं मानती है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 30 रुपए 87 पैसे, वहां पर 30 रुपए 27 पैसे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 30 रुपए 87 पैसे, क्योंकि यहां पर एक दिन काम ज्यादा मिला। राजस्थान के भीतर यह 39 रुपए रोज की परिस्थिति है। तो गरीबी के इस आलम में लोगों से दो चार होते स्वयंसेवक हों और बीजेपी के लोग ही क्यों ना हो, उनके लिए मुश्किल और एक मुश्त इस दौर में, जब ग्रामीण मंत्रालय ने यह कहा कि हमने जॉब कार्ड से इसलिए हटा दिया है क्योंकि आधार से आधारित भुगतान प्रणाली नहीं है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ABPS, और इसकी वजह से 57% भुगतान लोगों को नहीं हो पाया। यानी एक झटके में जॉब कार्ड से एक झटके में सब हट गए। तो लगभग 6 करोड़ श्रमिक आधार के साथ जुड़े हुए नहीं है, एक झटके में वो ब्लॉक लेवल पे और जिला अधिकारी के लेवल पे, ट्रेनिंग इनको कुछ भी नहीं है। तो सवाल यह था कि अब इनको कौन देखेगा। सरकार ने आंख मूंद ली, प्रधानमंत्री ने लब्बो लुबाब बताना शुरू किया, लेकिन उससे ज्यादा बुरी स्थिति बेरोजगारी को लेकर है। और यह डराने वाली स्थिति है। इसलिए डराने वाली स्थिति है क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में इस देश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है और जितनी बड़ी तादाद में काम भी नहीं है किसी तरीके का, यानी दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं, और खास तौर से यह परिस्थिति असंगठित क्षेत्र में नोटबंदी के बाद से बनी है, जो आज तक तोड़ नहीं पाई है सरकार अपने तौर पर कुछ इजाफा नहीं कर पाई है। सरकार कहती जरूर है कि हमने 43 लाख करोड़ रुपए मुद्रा योजना के जरिए बांट दिए, लेकिन CMIE का एक डाटा है जो इस देश के युवाओं को लेकर है, 15 से 24 साल, उसको भी दो हिस्सों में बांटा गया, 15 से 19 साल और 20 से 24 साल, 25 से 29 साल। इन 2-3 हिस्सों में जो बांटा गया वो डराने वाला क्यों है। अब आप समझिए कि पिछले फाइनेंशियल ईयर तक, यानी मार्च के महीने तक, जो 15 साल से 24 साल के भीतर जो युवा था, उसकी लेबर फोर्स तकरीबन 5 करोड़ 54 लाख थी। आपका सवाल होना चाहिए, काम कितनों के पास था? इस 5 करोड़ 54 लाख में से काम जो था और बेरोजगारी जो थी, बेरोजगारी 2 करोड़ 52 लाख के पास काम ही नहीं था और लगभग 3 करोड़ के पास काम था। अब यह सवाल था कि जिनके पास काम था, जो 3 करोड़ लोग थे, उनके पास कौन सा काम था और उसमें कितनी उम्र वाला ज्यादा लोग थे? 15 से 19 साल वाले सिर्फ 27 लाख लोग जिनके पास काम था, और 24 से 24 वालों के बीच में 2 करोड़ 75 लाख युवा जिसके पास काम था। अब यहां पर सवाल होता है कि वोटर जो होता है वह 20 से 25 साल के बीच के वोटरों को मानिए, जिनकी तादाद तकरीबन 5 करोड़, इसमें से 2 करोड़ 80 लाख के पास काम ही नहीं है और 2 करोड़ 25 लाख के पास जो काम है, अगर उसके भीतर देखना शुरू कीजिएगा तो ज्यादातर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, और जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो सैलरी से जिनको मिलता है, उनकी तादाद सिर्फ 67 लाख है, 67 लाख। यह स्थिति इस देश की है। तो इन राज्यों के भीतर की परिस्थिति कितनी नाजुक हो सकती है, यह सिर्फ कल्पना की जा सकती है। और इसीलिए इन युवाओं को राजनीतिक दल अपने झंडे को उठाने से लेकर बूथ पर बैठाने तक की परिस्थिति में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। रैलियों में शरीक होने के लिए पैसा देना, और खुद चुनाव आयोग का डाटा बताता है कि लगातार रैलियों के जरिए ही सही, लेकिन जो पैसा दिया जाता है प्रचार प्रसार में, जो पॉलिटिकल पार्टी और खास तौर से बीजेपी दिखलाती है, उसका लगभग 60% हिस्सा प्रचार पर खर्च होता है, जिसको वह खुले तौर पर दिखलाती है। और जो वोटरों को पैसा दिया जाता है, इस 60% का लगभग 90% हिस्सा वोटरों के पास पैसे के तौर पर जाता है। इस देश की इस इकोनॉमी के भीतर थोड़ा और चलिए, क्योंकि जब नोटबंदी नहीं थी
तब कितनी बड़ी तादाद में इस देश के युवा तबका मजदूर के तौर पर उपलब्ध था और आज की तारीख में कितना बड़ा तबका है। अब आप कल्पना कीजिए, जनसंख्या तो बढ़ गई 2016 से 2023 के बीच में, लेकिन 2016 में 7 करोड़ 48 लाख कामगार इस देश के युवा हुआ करते थे, जो एक झटके में आज की तारीख में घटकर 5 करोड़ 54 लाख हो गए। यह मैसेज क्या है? ये 2 करोड़ लोग कहां गए? और इनके पास कोई काम नहीं है तो यह किस मनस्थिति या किस परिस्थिति में होंगे? जब हम कोई काम नहीं कह रहे हैं तो यह दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं करते हैं, यह ठेला भी नहीं लगाते हैं। जो सरकार जिन बातों का जिक्र कर रही है, इनके पास कोई काम नहीं है। और इस दौर में जो मनरेगा के भीतर जुड़ना भी चाहता था, अब चूंकि एक बड़ी तादाद में जो सरकारी आंकड़ा आज का ही है कि सिर्फ 9 करोड़ लोगों को जॉब कार्ड हम दे पा रहे हैं, क्योंकि कुछ के आधार से नहीं जुड़े हैं और कुछ के लिए काम नहीं, हमारे पास बजट नहीं। इस स्थिति में यह सरकार इन परिस्थिति को लाकर खड़ा कर चुकी है। अब यहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भीतर घुसिए। जो यूथ पॉपुलेशन 20 से 29 साल की है, राजस्थान में लगभग 1 करोड़ 60 लाख, मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 70 लाख, छत्तीसगढ़ में लगभग 60 लाख। यह यूथ पॉपुलेशन के पास कितना काम होगा और कितनों के पास काम नहीं होगा, यह सिर्फ इससे समझिए कि 47% के पास कोई काम नहीं है। एक लिहाज से आधा लगभग इनमें से पूरी तरीके से बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं है। सिर्फ 12% ऐसे हैं जो कि सिर्फ सैलरी ले पाते हैं, यानी उनके साथ सोशल सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, जहां पर इलाज हो जाए, एजुकेशन की बात होने लगे, यहां पर कोई सिक्योरिटी बाकियों के पास है ही नहीं। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति में इस देश का ग्रामीण और शहरी युवा दोनों जा चुका है, जहां गरीबी और बेरोजगारी की परिस्थिति से सरकार आंख बंद करना चाहती है, लेकिन यहां की राजनीति बतलाती है कि लोगों के भीतर का गुस्सा है। आप यहां पर एक सवाल और खड़ा कर सकते हैं। यह सवाल छत्तीसगढ़ और राजस्थान का है, जहां कांग्रेस की सरकार है। तो आप कहेंगे कि यह तो अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार कटघरे में है, तो इन राज्यों में भी राज्यों की सरकार कटघरे में होगी। मुश्किल यह नहीं है आरएसएस की। आरएसएस के स्वयंसेवक और इस देश के भीतर एक ही पॉलिसी चलती है, जो सोच प्रधानमंत्री मोदी के जरिए लाई गई, क्योंकि तीनों राज्यों के चुनाव में एक ही चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी की तरफ से रहेगा। और इस दौर में डबल इंजन की सरकार को कहना और केंद्र की नीतियों का बखान लगातार प्रधानमंत्री के जरिए करना, उसने इन तमाम फैक्ट्स को ढक लिया कि राज्य सरकारें कहां पर फेल होती है। और जब राज्य सरकार जहां पर फेल होती है, वहां पर केंद्र सरकार किसी तूफान की तरह एक के बाद एक पन्ने बतलाती है। बोलती है मुद्रा योजना 48 लाख करोड़ रुपया, अच्छा, और रोजगार स्टार्टअप 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, और क्या चाहिए, गरीबी 13.5 करोड़ को हमने बाहर कर दिया। इस देश के भीतर में जो गरीबों के साथ कल्याण योजनाएं, लगभग 200 से ज्यादा कल्याण योजनाएं शुरू कर दी गई। और जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको तो हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी कर रहे हैं। और बैंक ट्रांसफर की स्थिति यह हो चली है इस देश के भीतर में कि हमने इतना पैसा इनको दे दिया है और जनधन योजना के तहत चीजें क्रिएट की है, लेकिन उसको जब एनालिसिस करने लगिएगा तो पता चलेगा कि प्रति खाते 4,000 रुपए से ज्यादा पैसा बढ़ता ही नहीं है। यह ओवरऑल एवरेज की स्थिति है। और गांव दर गांव बैंक जो खुले हुए हैं, जो ग्रामीण बैंक हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, जो कॉमर्शियल बैंक हैं, अगर इन बैंकों के खातों को पलटा जाए और वहां पर जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, वो चाहे किसान सम्मान निधि से जुड़ा हुआ पैसा आ रहा हो या बीमा से जुड़ा हुआ पैसा आ रहा हो, जो पैसा आ रहा है अगर उसको भी मान ले कि वो आ रहा है, तो उसकी भी परसेंटेज जो है वो 35 से 45% के बीच है, बाकियों के पास नहीं आता है। या फिर वो अप्रप्ट वे में रैंडमली कभी इनके पास आता है और 2 किस्त उनके पास नहीं आती है, चौथी किस्त इनके पास आ जाती है। इस तरीके की परिस्थिति के भीतर इसको हम लूट कहें या इसको हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई एक नए सिस्टम की लूट कहें, जो कहना है कह लीजिए। लेकिन इन इलाकों के भीतर का मुश्किल सबब इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि यूथ एम्प्लॉयमेंट की जो परिस्थिति थी और जो लेबर पार्टिसिपेशन था, अगर एक क्षण के लिए 2016,
2016 में अनएम्प्लॉयमेंट 29% था। इन युवाओं को लेकर हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं। और 2023 में यह बढ़कर 45.4% हो गया। आज की तारीख में यह 47% है। जो पार्टिसिपेशन था लेबर का, जिनको काम मिल जाता था, वह 29.4% को काम मिल जाता था 2016 में, और आज घटते घटते यह 18% पर आ गया है। इतनों को ही काम हम दे पाने की स्थिति में है। इस नाजुक परिस्थिति के भीतर में एक सवाल यह भी होना चाहिए कि जो बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में लगभग 9 करोड़ से ज्यादा युवा हैं, वो क्या करेंगे? यही वो सवाल है जो आरएसएस को डरा रहा है, और यही वो सवाल है जो बीजेपी को भी डरा रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है और यह मुद्दे इस देश के भीतर में चुनाव नहीं, जरूरतों को देखते हैं, और चुनाव के मद्देनजर उस राष्ट्रीय पार्टी को देखते हैं जिन्होंने इसको पॉलिसीगत तरीके से बनाया है। यानी उन्होंने ही कहा गरीबी दूर हो गई, उन्होंने ही कहा इस दौर में रोजगार मिल गया, उन्होंने ही कहा हमने लाखों करोड़ रुपए बांट दिए। अब इसी से बच जाते हैं बघेल और गहलोत। और यही वो परिस्थिति और यही वो ट्विस्ट है जो आरएसएस समझ पा रही है, छत्तीसगढ़ के भीतर भी और राजस्थान के भीतर भी। और इसीलिए जमीन कुछ इस तरीके से खिसकी हुई है कि उसको यह एहसास हो चला है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के भाषणों से जीत कैसे मिलेगी। एक सवाल तकरीबन 2-3 महीने पहले प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर जब कहा गया था कि सिर्फ इस चेहरे के आसरे जीत नहीं मिल सकती है, तब लोग नहीं समझ पाए थे कि चेहरे का मतलब होता क्या है। क्योंकि चेहरा तो टेलीविजन पर होता है जहां बहुत शानदार चकाचौंध तस्वीर उभर कर आती है, लेकिन उसके भीतर अब धीरे धीरे बात जब खुल रही है तो चेहरे का मतलब था कि उसके साथ जुड़ी हुई गवर्नेंस, उसके साथ जुड़ी हुई इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसके साथ जुड़ी हुई वो तमाम वेलफेयर योजनाएं, और उसके साथ जुड़ी हुई इस देश के वह इशू जो गांव गांव शहर शहर बड़े होते चले जा रहे हैं। और हर बार प्रधानमंत्री अगर आकर कहते हैं सब अच्छा है, शानदार है, तो सवाल उन्हीं लोगों के बीच खड़ा होता है, अब वो किससे मांग करें कि अच्छा कर दीजिए। और जब मांग नहीं हो सकती है तो राजनीतिक तौर पर परिस्थितियां करवट लेने लगती है, और इसी का लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।